हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में मैं सबसे पहले आपको इसका बताऊंगी बैकग्राउंड, देन फिर प्रोविजन देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसका क्रिटिसिज्म क्या रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ कि 1857 के रिवोल्ट से पहले ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि इंडिया को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए रिफॉर्म्स का लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या किया उन्होंने, 1861 में एक एक्ट बनाया गया जिसको नाम दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसका मेन एम ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना और इंडियंस को गवर्नमेंट में इंक्लूड करना। तो अब हम जानेंगे द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट क्या रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में बेसिकली होता क्या था कि ये सिस्टम जो था वो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। हर काउंसिल मेंबर में एक मतलब जो काउंसिल मेंबर्स थी उनको एक डिपार्टमेंट दिया गया था, जैसे कि लॉ, फाइनेंस, ठीक है, एक्सेट्रा। इससे काम जो था उनका काफी सारा फास्ट और एफिशिएंट हो गया था। दूसरा प्रोविजन ये था लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें था कि जो बॉम्बे और मद्रास थे ना, उनको फिर से लॉ बनाने की पावर पावर दे दी गई थी। ठीक है, और बंगाल और पंजाब में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया था। थर्ड प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ये था कि वॉइस रॉय कुछ इंडियंस को काउंसिल में नॉमिनेट कर सकता था। ठीक है, द वॉइस रॉय कैन नॉमिनेट द इंडियन इन काउंसिल। फोर्थ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ये थे कि इमरजेंसी पावर्स थी इसके पास, इमरजेंसी पावर, जिसका मतलब था कि वॉइस रॉय बिना काउंसिल के अप्रूवल के ऑर्डिनेंस लॉ बना सकता था, लेकिन उसके पास टाइम लिमिट थी कि वो 6 मंथ के अंदर अंदर लॉ बना सकता था। ठीक है, फिफ्थ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ये था कि वॉइस रॉय काउंसिल के काम को स्मूथली चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को बना सकता था। कैन मेक रूल्स एंड regulations for the smooth functioning of council. सेवेंथ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ये था कि जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल प्रोविंसेस की बाउंड्रीज चेंज कर सकता था और वो नए गवर्नर्स को अपॉइंट कर सकता था। The Governor General can change the province's boundaries and appoints the governor. So guys, अब हम देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज इस एक्ट की क्या रही है कि इंडियंस को फर्स्ट टाइम पे गवर्नमेंट में इंक्लूड किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये रही है कि इसमें जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ और लेजिस्लेटिव सिस्टम की बिगिनिंग स्टार्ट हुई। तो लास्ट में हम देखेंगे गाइस इसमें क्रिटिसिज्म इस एक्ट का क्या रहा है। सो गाइस, इसमें मैं आपको क्रिटिसिज्म वैसे बता देती हूँ कि क्या मतलब इसका क्रिटिसिज्म रहा था, इसमें क्या कमियां रही हैं। ठीक है, तो कमी इसमें पहली ये थी कि इंडियन को सिर्फ नाम के लिए रखा गया था और काउंसिल सिर्फ डिस्कशन के लिए थी। उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी इंडियंस के पास। ठीक है, ब्रिटिशर का कंट्रोल अभी भी जो था वो चल रहा था। ठीक है, और मिनिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस था, रिटेंशन ऑफ द सेंट्रलाइज कंट्रोल। इन सभी पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। यही इसका क्रिटिसिज्म रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में मेन एम क्या रहा है उसका। ठीक है, फिर हमने प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट करे, फिर हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी कि इस जो एक्ट में इंपॉर्टेंट सबसे चीज क्या रही है। ठीक है, फिर हमने देखा इसका क्रिटिसिज्म। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।